वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, उसके NCERT के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक की जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उनको समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि क्या हम लोग जो है एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं बिना उसको टच किए। तो हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने इंडक्शन मेथड पढ़ा होगा। इंडक्शन मेथड का यूज़ करके विदाउट टचिंग हम लोग क्या करते थे, किसी भी बॉडी पे चार्जेस को डेवलप करते थे। तो यहाँ पे आपका कौन सा मेथड आ जाएगा? बाय इंडक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग इंडक्शन मेथड का यूज़ करके इस मेटल स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी भाई? मान लीजिए हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, अब अगर ये बेटा मेटल स्फीयर है तो इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होगी। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है एक नेगेटिव रॉड को लेंगे, एक ऐसी रॉड लेंगे जिसके पास नेगेटिव चार्जेस होंगे, और इस रॉड को हम लोग जो है मेटल स्फीयर के पास लेकर के आएंगे। तो देखिए जैसे ही हम लोग जो है इस नेगेटिव रॉड को मेटल स्फीयर के पास लेकर के आएंगे तो क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्जेस को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे आपके क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेस को ये रिपल कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा भाई? ये प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। तो इसने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव चार्जेस को क्या कर दिया? रिपल कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये नेगेटिव चार्जेस और ये पॉजिटिव चार्जेस ये हमारे क्या कहलाते हैं? बाउंड चार्जेस कहलाते हैं, क्योंकि हमारे फ्री नहीं है भाई। ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये क्या करेंगे? इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारे चार्जेस कभी भी फ्री नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं ये हमारे क्या हैं? फ्री चार्जेस हैं। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बेटा पॉजिटिव चार्जेस को डेवलप करना है तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को क्या करना है? इन नेगेटिव चार्जेस को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे बेटा? इसके लिए हम लोग जो है सिंपली जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं इनको हम लोग क्या करेंगे बेटा? इनको हम लोग जो है ग्राउंड में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? नेगेटिव चार्जेस को ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस को हम लोगों ने ग्राउंडेड कर दिया, और क्या किया? ये नेगेटिव रॉड को हम लोगों ने क्या कर दिया? इस ग्लास रॉड को हम लोगों ने हटा दिया। ये जो हमारे पास रॉड थी इसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक मेटल स्फीयर आ जाएगा जिसके पास क्या होंगे? आपके पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ए पार्ट में क्या किया? आप लोगों ने रिमूव द रॉड, आप लोगों ने क्या करी? रॉड को रिमूव कर दिया। और सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे, जो आपके नेगेटिव चार्जेस थे, उनको क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों को करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा बेटा? हम लोगों को एक मेटल स्फीयर मिल जाएगा जो हमारा क्या रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अब देखिए हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास एक बॉडी है। अब इस बॉडी से हम लोग क्या कर रहे हैं? इस बॉडी से हम लोग 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स को हर एक सेकेंड में क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पर सेकेंड में निकल रहे हैं और किसी दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा?
हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो हमारी बॉडी है 1 कूलम चार्ज को कितने टाइम में निकाल करके दूसरी बॉडी तक भेज पाएगी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे हम लोगों को n गिवन है। n हमारा क्या है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम लोग जो है Q की वैल्यू को अगर निकालें कि कितना चार्जेस 1 सेकेंड में ये बॉडी जो है दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर रही होगी, तो Q इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा NE। तो n कितना है 10⁹ इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए यहाँ से बेटा हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो हमारी जो बॉडी है 1 सेकेंड में -1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्जेस को रिमूव कर रही है अपने से। तो देखिए 1.6 इंटू 10⁻−10 कूलम चार्जेस को भेजने के लिए उसको कितना टाइम लगा बेटा, 1 सेकेंड लगा। ठीक, तो 1 कूलम ऑफ चार्जेस को भेजने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1 कूलम ऑफ चार्जेस को भेजने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। भाई बेटा हम लोगों को टाइम फाइंड करना है। देखिए 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्जेस 1 सेकेंड में भेज रही है। ठीक, तो 1 कूलम चार्जेस को कितने में भेजेगी भाई, 1/1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। तो यहाँ से अगर हम लोग टाइम को देखें बेटा, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻10, तो देखिए पॉइंट हटाओगे 10 हो जाएगा। इसको जब आप लोग बेटा सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 6.25 इंटू 10⁹9 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमको टाइम पता चल गया, इतने सेकेंड्स हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग जो है इस टाइम को ईयर में कन्वर्ट करके देखें तो 1 कूलम चार्जेस को भेजने के लिए इसको कितना टाइम लग जाएगा, 6.25 इंटू 10⁹9 अपॉन 365 डेज इंटू 24 आवर इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो अगर हम लोग बेटा इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, आप लोग जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 198 ईयर्स। तो जो हमारी फर्स्ट बॉडी होगी बेटा उसको 198 ईयर्स लग जाएंगे 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब देखिए थर्ड पार्ट में बेटा हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है, 1 कप ऑफ वाटर है। ठीक है, हमारे पास 1 कप वाटर है और हमको इसमें क्या बताना है, इसमें बेटा हम लोगों को नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बताने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करके बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्योंकि बेटा किसी भी न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा वाटर होगा, ये जो आपका इस कप में वाटर है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज के अपने आप बराबर आ जाएगी, या हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज के बराबर आ जाएगी। तो अगर हम लोगों को बेटा पॉजिटिव चार्ज को निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकालेंगे और नेगेटिव चार्ज को निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट अस एज्यूम वी हैव 180 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास क्या है बेटा, 180 ग्राम वाटर है। ठीक, अब साइड में देख लो, जो आपका वाटर होता है दैट इज H2O, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, तो देखिए 1 इंटू 2 प्लस ऑफ 16, तो देखिए मोलिकुलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका 18 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं। अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है, अगर हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा
उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा आपका पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो देखिए 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स, कितना कंटेन कर रहा है बेटा? 18 ग्राम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो देखिए यहां से अगर हम लोग देखें बेटा तो 1 ग्राम ऑफ H2O कंटेन, 1 ग्राम H2O बेटा कितना कंटेन करेगा? दैट इज 1/18 मोल। ठीक, अगर हमारे पास बेटा 180 ग्राम ऑफ वाटर है, अगर हमारे पास 180 ग्राम ऑफ वाटर है तो बेटा इसके पास कितने मोल हो जाएंगे? 1/18 इंटू 180। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 180 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, कितना कंटेन कर रहा है बेटा? ये 10 मोल कंटेन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मीन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर के पास क्या होंगे बेटा? 10 मोल्स होंगे। सिंस हम लोगों को ये भी पता है कि बेटा कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन कितना कंटेन करता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। करता है कि नहीं करता? तो अगर हम लोग बेटा देखें तो हमारे पास वाटर के कितने मोल हैं? 10 मोल है। तो 10 मोल ऑफ H2O कंटेन्स, ये कितना कंटेन करेगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10। तो हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि 10 मोल ऑफ वाटर जो है इतने मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा। लेकिन एक्चुअल में बेटा हमको क्या चाहिए? हम लोगों को तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो अगर हम लोग वाटर की बात करें बेटा तो इस वाटर के मॉलिक्यूल में भाई हाइड्रोजन के आपके पास 2 एटम है। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है? 1। तो अगर इसका बेटा मास नंबर 1 है तो प्रोटॉन कितना होगा? इसके पास 1 प्रोटॉन। क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम है बेटा तो हमारे पास कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 बेटा, तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 8। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स इन H2O दैट इज 10। तो अगर हम लोग देखें तो 10 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स, कितना कंटेन करेगा? कंटेन्स प्रोटॉन। तो भाई 10 मोल ऑफ वाटर के पास कितने प्रोटॉन होंगे? तो बेटा ये आ जाएगा आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एक 10 आपके पास यहाँ था और एक 10 यहाँ पे, तो 10 टू द पावर 2 कर दो इसको। तो एक्चुअल में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकल के आ गए? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये आपके क्या आ गए बेटा? ये आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। तो देखिए 180 ग्राम में आपके बेटा कितने प्रोटॉन्स हैं? इतने प्रोटॉन्स हैं। तो देखिए हम सभी लोगों को पता है बेटा कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक, तो हम लोगों को क्या बताना है? पॉजिटिव चार्जेस बताने हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें चार्जेस मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग बताएं बेटा टोटल पॉजिटिव चार्जेस इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25। ठीक है बेटा, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 1.6 इंटू 6, अब ये 0.22 को आप लोग अप्रॉक्स ले लो इंटू 10 टू द पावर 25 माइनस 19, तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 6 6 जा 36 का 3 1 जा 6 और 3 9, तो 9.6 इंटू 10 टू द पावर 6 आपके पास क्या होंगे बेटा? ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया बेटा? पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू निकाल ली। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट, हम लोग ये पहले से ही जानते हैं बेटा कि इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर
नाउ इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए टोटल नेगेटिव चार्ज आपके क्या आ जाएंगे बेटा, टोटल नेगेटिव चार्जेस आपके क्या आ जाएंगे, माइनस का 9.6 इंटू 10⁻6 चार्ज। इनका क्या होगा, बस बेटा मैग्नीट्यूड डिफर करेगा, बाकी जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे इनकी जो वैल्यू होगी दैट इज सेम। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बड़े आसानी से लगा लोगे। यहाँ पे पूरा का पूरा आपका मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है। अब हम लोग जो है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए, देन मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। पार्ट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फर्स्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फॉर 2 प्रोटॉन्स। एंड बी पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, कि आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए एक लॉ पढ़ा दैट इज कॉल्ड द कूलॉम्स लॉ। अब इस लॉ में आप लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बेटा हमारी, ये आपके आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरीके से आप लोगों ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आप लोगों ने देखा था कि ये आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। क्वेश्चन के बेटा फर्स्ट पार्ट में हमसे ये बोल रहा है कि हमको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो के बारे में बता दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल दिया कि वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे और उसके रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंस वी हैव, हम लोगों के पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, K Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस बेटा आपका क्या होगा, डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो डिस्टेंस आपका सेम होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपकी क्या आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9। अब बेटा Q1 आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू प्रोटॉन आपका क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्योंकि बेटा ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इनके बीच में क्या लग रही होगी, एक अट्रैक्शनल फोर्स लग रही होगी। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए आपकी क्या आ गई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। अब हम लोग जो है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करते हैं। तो एफ जी हमारी क्या हो जाएगी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा m1 आपका क्या है, m1 मान लो बेटा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और m2 आपका क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको गिवन है। ठीक है, और जी की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को फाइंड करें तो आपकी क्या आ जाएगी भाई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 आपका क्या है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए सेकंड आ गया बेटा, ये आपका फर्स्ट आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा,
हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बेटा आप लोग जो है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा थी हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा कि अब हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो को बताना है जब हमारे पास जो है बेटा दो प्रोटॉन्स रखे हों। मीन्स अब यहाँ पे आपके दोनों प्रोटॉन्स हैं। अभी तक हमारे पास क्या था बेटा, एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दैट इज ऑफ रिपल्सिव, ये आपकी रिपल्सिव फोर्स होगी। तो अगेन बेटा यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करोगे तो एफ ई हमारा क्या आ जाएगा भाई, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी हमारा क्या होगा बेटा, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। जब आप लोग जो है इनके रेशियो को निकालोगे तो देखिए एफ ई अपॉन एफ जी हमारा क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2 आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या आपका क्या है बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 आपका क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। देखिए M1 आपका क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और M2 आपका क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू हमारी क्या है बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 का होल स्क्वायर। होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से अगेन जब आप लोग जो है इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, देखिए मैं वैल्यू को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जो है 11th में इतनी मैथ्स पढ़ चुके होंगे कि आप लोग जो है इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग जब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो को देखोगे, जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो प्रोटॉन्स के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर 36 टाइम ज़्यादा होगी वो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोगों को एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है, और इसके बीच में जो आपका डिस्टेंस है दैट इज 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। ठीक है, ये 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो A इक्वल्स टू आपका क्या होगा, F अपॉन M। ठीक है, ये आपने कहाँ से आया, अब ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आया, ये आपके न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स आपकी क्या होगी, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी दो चार्जेस के बीच में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, Fe की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपकी कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 आपका क्या है बेटा, Q1 चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और प्रोटॉन आपका क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, आर आपका कितना दे रखा गया बेटा 10 टू द पावर माइनस का 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ से जब आप लोग जो है इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज
23.04 इंटू 10⁻⁻⁹ तो ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है बेटा, अब हम लोगों को एक्सेलरेशन बताना है इलेक्ट्रॉन के लिए और एक्सेलरेशन बताना है प्रोटॉन के लिए। ठीक, दोनों के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि बेटा हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट होता है। तो एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें बेटा एक्सेलरेशन, और फॉर प्रोटॉन देखें एक्सेलरेशन, तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Fe अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आएगा बेटा, फोर्स हमारी कितनी निकली 23.04 इंटू 10⁻⁻⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आपका क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आपका इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन आ गया। अब प्रोटॉन के लिए क्या होगा, Fe अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपका क्या आ जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन आपका होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो आप लोग जो है बेटा जब इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 1.37 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से आप लोगों ने जो है एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन को भी फाइंड कर लिया जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, जो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन गिवन है लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन जो है फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नायलॉन थ्रेड, another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 cm as shown in figure 1.7a. The resulting repulsion of A is noted. Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in figure 1.7b. C and D are removed and B is brought closer to A to a distance 5 cm between their center. What is expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D have identical sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between their center. क्वेश्चन में एक्चुअल में बोल क्या रहा है, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है जो आपका हम लोगों ने नायलॉन थ्रेड से बांध रखा है। ठीक, मान लिया हमारा क्या है बेटा, ये आपका ए स्फीयर है जिसके पास Q चार्ज है, मान लो बेटा Q1 चार्ज है। ठीक है, अब एक दूसरा आपका स्फीयर है, ठीक है, एक दूसरा स्फीयर आपके पास है, आपको नहीं पता है स्फीयर कैसा है। ठीक है, तो ये स्फीयर कुछ आपका इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, मान लिया जो हमारा स्फीयर है बेटा ये स्फीयर B है और इसके पास Q2 चार्ज है। ये दोनों आपस में बेटा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे R का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, R यहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है बेटा, सिचुएशन इन्होंने हमें क्या दे दी, हमारा जो स्फीयर A है इसको हम लोग क्या करा रहे हैं स्फीयर C के साथ, भाई ये A है और ये C है, इसको हम लोग क्या करा रहे हैं, टच करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे ही हम लोग A को C के साथ टच कराएंगे, अगर A के पास Q1 चार्ज है प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कंडक्शन मेथड से चार्जिंग होने लगेगी, चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा। तो एक्चुअल में A के पास क्या थे, Q1 चार्ज थे, लेकिन जैसे ही इसको हम लोगों ने C के साथ टच कराया तो A के पास क्या रह जाएगा, Q1/2 चार्ज रह जाएगा। C के पास कितना आ जाएगा, Q1/2 चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया बेटा, हमारे पास B वाला जो स्फीयर था उसको हम लोगों ने D के साथ टच कराया, तो B के पास बेटा हमारा Q2 चार्ज था, यहाँ पे भी कंडक्शन मेथड से चार्जिंग हुई होगी, तो अब B के पास क्या रह गया होगा, Q2/2 चार्ज, और D के पास क्या आ गया होगा, Q2/2 चार्ज।
मीन्स यहाँ पे आपका इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि जो दो स्फीयर हम लोगों ने लेकर के आए थे बी और डी को, हम लोगों ने इसको हटा दिया, तो एक्चुअल में हमारे पास जो ए स्फीयर था इसके पास क्या आ गया, Q1/2 चार्ज आ गया, और बी के पास क्या आ गया बेटा, Q2/2 चार्ज आ गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है अब हम लोगों ने आधा कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया। तो जो हमारी फर्स्ट केस थी जिसमें हमारे पास Q1 और Q2 चार्ज था, और जो हमारा थर्ड केस है जिसमें हमारे स्फीयर के पास Q1/2 चार्ज है और Q2/2 चार्ज है, इनके फोर्सेस की वैल्यू को बताना है कि इनके फोर्सेस में क्या चेंजमेंट आया होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है लेट कर ले रहे हैं, लेट द चार्ज ऑन स्फीयर ए बी Q1 एंड स्फीयर बी Q2 एंड आर बी द डिस्टेंस। आर हमारी क्या रही होगी बेटा, डिस्टेंस रही होगी। ठीक है, तो देखिए फोर्स हो जाएगी हमारी क्या बेटा, ये हमारी ओरिजिनल फोर्स है। ओरिजिनल फोर्स क्या हो जाएगी, K Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q1 बिकम्स, Q1 क्या बन गया बेटा, ये आप थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेना, Q1 बिकम्स Q1/2 एंड Q2 becomes Q2/2 ड्यू टू स्फीयर C एंड D। ठीक है, तो Q1 हमारा क्या बन गया बेटा, Q1/2 बन गया, Q2 हमारा क्या बन गया, Q2/2 बन गया ड्यू टू स्फीयर C एंड D, एंड R becomes R/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया भाई। पहले आर आपकी 10 सेंटीमीटर थी, अब आपकी आर क्या हो गई बेटा, 5 सेंटीमीटर हो गई, तो जस्ट आधी हो गई। तो नाउ अगर हम लोग यहाँ पे न्यू फोर्स को कैलकुलेट करें तो क्या आएगी बेटा, K Q1/2, अब हमारा चार्ज क्या है, Q1/2 है, Q2/2 अपॉन R स्क्वायर। आर हमारा क्या है बेटा, R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो न्यू फोर्स हमारी बेटा कितनी आएगी, K Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 इंटू R²/4। तो देखिए 4/4 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ आप लोग जरा कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, F ओरिजिनल इक्वल्स टू F न्यू। तो हमारी जो ओरिजिनल फोर्स है बेटा ये हमारी न्यू फोर्स के बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू जो है आपकी सेम आ रही है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हम लोगों को यहाँ पे बस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 5 तक की सभी न्यूमेरिकल्स को समझ लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है बेटा डेली अब से जो है आप लोगों के लिए मैं 10 से 15 न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊँगा। आप लोग जो है इन NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा लो, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को लगा लो और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन को लगा लो। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपके लिए टफ होगा, सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। किसी तरीके का अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।